हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एक वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है हम देखने आ रहे हैं पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। ये जो हमारा यूज़ होता है ये हमारा बेयरिंग कैपेसिटी अपनी जो साइड रहती है, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपना जो है उस साइड की जो है बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ये तो आपको पता होगा कि अपने जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं वो तो सॉइल पे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल in order the safety of the structure and to calculate the respectively footing dimensions, ठीक है ना। कॉलम या जो भी अपना हो उसके डायमेंशंस भी कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या है बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिफरेंट मेथड हैं और टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द जो अपना यूजुअली हम यूज़ करते हैं इस साइड पे, ठीक है ना, तो वो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या है और पूरी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपने बच्चे यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको बहुत ही सीरियसली ले। क्योंकि क्या होता है बाद में जब आप 4 साल के बाद भी जाते हो तो आप जब साइड पे आते हो तो आप कोई पता नहीं रहता कि अगर आपके पास कोई सॉइल नहीं तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालें। जब आपको पता ही नहीं कि अपनी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है तो आपको जो रेसिडेंट डिज़ाइनिंग या डायमेंशन फुटिंग या कॉलम बीम की वो भी फिर आप नहीं निकाल सकती। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेयरिंग कैपेसिटी अपने जो कोई भी डिज़ाइन हो तो वो अकॉर्डिंग टू IS कोड ही होता है, ठीक है ना। तो अपना जो IS कोड इसमें यूज़ होता है वो है IS 2131-1981, IS 2131-1981, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू IS हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डिफाइन करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे हमने एक एक्सकेवेशन किया है, एक पिट, ठीक है ना। एक पिट को हमने यहाँ पे बनाया है और ये देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है GL, ये अपनी GL है ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ये एक पिट है जो हमने काफ़ी ज़्यादा जो टेस्ट हैं ये बहुत के लिए सूटेबल है, चाहे आपका शैलो फाउंडेशन हो या डीप फाउंडेशन हो, ठीक है ना। तो ये हमने पिट एक यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है पिट की, ठीक है ना, पिट आप बोल सकते हैं, आप तो बोर होल भी बोल सकते हैं जो आपका मन कहे। तो इसका जो डायमेंशन होता है मतलब ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम बोर व्हील के ज़रिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकली। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 100 to 150 mm रहती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी PDF भी मैं आपको दूंगा बाद में, तो आप सिर्फ अभी जो है कंसंट्रेशन कीजिए इस पर और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है ना। तो ये बोर होल है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन 100 to 150 mm रहती है इसकी, ठीक है ना। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना बोर होल है, ठीक है ना। ये अपनी ग्राउंड है। इसके पहले आपको क्या करना है मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है ना। और इस ग्राउंड ये आपकी ग्राउंड है, GL लिखा है ग्राउंड लेवल। तो इसको आपको यहाँ पे डिग करना है, ठीक है ना। बोरहोल मैकेनिकली मशीन के ज़रिए आपको इसको यहाँ पे डिग करना है। ये कितना डीप करना है ये आपको अपने ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। तो इसका जो डायमीटर है वो 100 to 150 mm या इसकी जो है आपको डायमीटर रखनी है। लेकिन आप बात समझिएगा, ठीक है ना, कि जैसे आप यहाँ पे बोरहोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे आप बोरहोल का इस्तेमाल मैकेनिकल इसका ड्रिल का इस्तेमाल यहाँ पे कीजिएगा, मशीन का यूज़ जब आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे तो साइड का जो है ये मिट्टी जो है ना ये नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। ये नीचे चली जाएगी, उसकी वजह से क्या है आपकी जो प्रॉपर क्लीन बोरहोल है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर और क्लीन बोरहोल चाहिए तो ज्यूरिंग द ड्रिलिंग आपको वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है
आपको केशिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। केशिंग मतलब आपको एक हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। वो ड्यूरिंग जब आप यहाँ पे एक्सकेवेशन करेंगे तो वो साथ ही में इसके अंदर चले जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसा एक हॉलो केशन आपको हॉलो पाइप आप समझिएगा, वो यहाँ पे वॉल की जो है इस पे चिपक जाएगी, ठीक। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सकेवेशन करेंगे तो साथ ही साथ में आपको क्या है वो केशन यहाँ पे आपकी जो है एंटर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या है, जो भी साइड की मटेरियल सॉइल जो है, साइड की सॉइल वो यहाँ पे एंटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बोर है वो एक हमें क्लीन बोर होल चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन यू मस्ट यूज़ द केशन, ठीक है ना। तो केशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ आ गए कि ये अपना ग्राउंड लेवल है। ये हमने इसका जो है ये हमने एक एक्सकेवेशन किया है, इसकी जो डायमीटर है 100 to 150 mm है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ आप ये समझ लीजिएगा, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है ना। तो इसको मैं कहता हूँ सैम्पलर मतलब क्या है, इसमें मैं सैंपल जो है कलेक्ट करूँगा। और ये जो सैम्पलर रहता है हमारा, ये स्प्लिट रहता है। स्प्लिट स्पून सैम्पलर मतलब क्या है, हाँ, अपने टाइप्स ऑफ सैम्पलर तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सैम्पलर क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब रहता है, ऐसे समझिएगा, हॉलो ट्यूब रहता है, ठीक है ना। ये बीच में से कट होता है, मतलब इसके दो पार्ट रहते हैं, कुछ इस तरह से समझिएगा। अगर ये एक हॉलो पाइप ऐसा है, तो ये स्प्लिट का होता था, मतलब यहाँ से ये दो ब्रेक, यहाँ से एक पार्ट और ये दो पार्ट, ठीक है ना। तो इसको जो सैम्पलर हम यूज़ करते हैं उसका नाम है स्प्लिट सैम्पलर, ठीक है ना। स्प्लिट सैम्पलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें दो हिस्सों में मिल जाता है, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो वो सैम्पलर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, तो सैम्पलर का भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद क्या आता है, आप समझिएगा, ये मैंने सैम्पलर यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है ना। और ये जो ऊपर इसके ऊपर है, तो ये हैमर है, ठीक है ना, जो मैंने रेड से क्या, ये हैमर है, ठीक है, हैमर। तो हैमर के जो वेट है ये यहाँ पे दिया है 63.5 किलो न्यूटन। और इस हैमर को क्या है, इस हैमर को मैंने एक रस्सी की है, ठीक है ना, चेन की रस्सी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो वो इस हैमर को उठाएगा, ठीक है ना। कितना उठाएगा, 75 सेंटीमीटर, जिसको मैं फ्री फॉल हाइट बोल रहा हूँ। 75 सेंटीमीटर इसको ऊपर उठाएगा, फिर छोड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए सैम्पलर उसने यहाँ रखा है, जैसे ही वो इस पे सैम्पलर पे हैमर डालेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये तो पेनिट्रेट होगा ना ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। हैमर इस पे उठाया और डाला, ठीक है ना। तो इससे क्या है, जो अपना सैम्पलर है वो तो ज़मीन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना, 150 पे। मतलब क्या, अपनी सैम्पलर के नीचे जितनी भी सॉइल है, ठीक है ना, इसको हमने पार्ट किया है 3 पार्ट, 150 mm 150 mm। तो हमें बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालनी है, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस हैमर को सैम्पलर के ऊपर डालूँगा तो मुझे कितने ब्लाउज लगेंगे, समझिएगा बात, मुझे कितने ब्लाउज लगेंगे कि ये जो सैम्पलर हैं वो 150 mm को पेनिट्रेट करेंगे। हम बात समझ में आई कि मुझे हाउ मनी ब्लाउज वी नीड सो दैट दिस सैम्पलर विल पेनिट्रेट 150 mm, ठीक है ना। सपोज़ करके आपको जो है सपोज़ करिए कि आपने जो है 150, जो पहला 150 है, इसको पेनिट्रेशन करने में आपको 15 ब्लाउज लगे, ठीक है ना। तो सेकंड 150 mm को क्रॉस करने के लिए आपको 20 ब्लाउज लगे, ठीक है ना। और थर्ड को क्रॉस करने के लिए आपको 25 ब्लाउज लगे, ठीक है ना।
अब आप बोलेंगे कि सर आप इंक्रीज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितने आप नीचे जाएंगे तो उतना जो अपना हार्ड सरफेस है वो तो हार्ड ही होगा ना, ठीक है ना, वो हार्ड ही होगा। तो यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि पहले कितने ब्लाउज लगे 150 को पेनिट्रेट करने के लिए, वो हम इग्नोर करते हैं, वो हम काउंट नहीं करते हैं। जो लास्ट के 2 हैं इन्हीं को कितने हैं इनके एवरेज लेते हैं, ठीक है ना। इनका एवरेज लेते हैं, मतलब 20 + 25 अपन पे 2, ये जो एवरेज आता है इसे हमको कहते हैं SPT नंबर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा। यहाँ पे मैंने भी क्यों दिया, यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि ये जो 2 लेयर है 150 को क्रॉस करने के लिए कितना अपना जो है ब्लाउज लगेंगे, उसका एवरेज निकाल के हमारा STP, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर बन जाता है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो भी हैं ये थ्योरी जितनी भी हैं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और इसकी PDF भी शेयर करूँगा मैं आपसे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हम पहले वाले को क्यों इग्नोर करते हैं। पहले वाले को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बोर होल मैकेनिकली यहाँ पे जैसे हम बोरवेल का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, तो यहाँ पे साथ हम पानी डालते हैं, ठीक है ना। पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर हम पानी डालते हैं, जो भी यहाँ पे मड होगा वो यहाँ से एक्सकेवेट होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी सॉइल यहाँ पे रहेगी तो पानी डालने की वजह से वो पानी के साथ मिक्स होकर एक प्रेशर में आके यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो हमें एक क्लीन बोरहोल चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पॉइंट में लिखा है, ब्लड पॉइंट में, दिस टेस्ट इज़ परफॉर्मड इन क्लीन बोरहोल ऑफ द साइज़ ऑफ 150। मतलब जो भी हमारा बोरहोल होगा ये क्लीन बोरहोल होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन है 150 to 100 to 150 इसका जो है वो साइज़ होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बोल दिया था, ठीक है ना। तो इसमें जो हम IS यूज़ करते हैं 213/1981 पे बेस पर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इन बोरहोल केसिंग एंड ड्रिलिंग मड कैन बी यूज्ड व्हेन द ड्रिलिंग इज टू बी डन इन द सॉफ्ट क्ले एंड लो सैंड, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि अपना जो बोरहोल होता है तो ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन हम उसमें जैसे एक्सकेवेशन करते हैं तो पानी भी डालते हैं, सो दैट कि जो भी इसमें मड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने बोला है ड्रिलिंग और मड, ठीक है ना। तो जब हम सॉफ्ट, सिंपल सी बात है कि जब आप पे राख होगा तब तो पानी नहीं डालेंगे ना, जब सॉफ्ट सॉइल होगा तभी हम पानी डालेंगे, सो दैट कि जो अपना जो मड है वो इससे पानी के साथ बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें एक क्लीन बोरहोल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है दिस टेस्ट शैल बी परफॉर्मड, ठीक है ना, एट every chance change in the straw at interval not more than 1.5 मीटर, मतलब 150 मीटर पे। क्या बोल रहा है, सपोज़ ये आपकी सॉइल है, सपोज़ ये पहला है सैंड, ये क्ले और यहाँ पे रॉक, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि ड्रिलिंग को आपको, मैंने जो आपको सेक्शन बताया था, ठीक है, 150 mm पे, तो वो बोल रहा है कि सेक्शन को आपको इस तरीके से कट करना है जैसे अगर सिट्रा चेंज होगा, मतलब पहला सिट्रा है, सपोज ये 100 पे है तो 100 पे ही आपको सिट्रा चेंज करना पड़ेगा। तो ये दूसरा सिट्रा जो है 150, तो इसको 150 पे ही लेना है, ये 200 पे तो इसको 200। अगर सिट्रा सेम नहीं है, सपोज़ एक ही है, पूरा का पूरा क्ले है, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्ले है अपने पास, तो उसमें क्या पूरा का पूरा क्ले है अपने पास, तो उस तरीके में आपको क्या है 150 सेक्शन लेना है। अगर होमोजीनस होगा, ठीक है ना, अगर होमोजीनस होगा तो उसमें आपको 150 लेना है। तो अगर आपको होमोजीनस नहीं होगा, डिफरेंट सेक्शन होगा, ठीक है ना, सिट्रा होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, तो अकॉर्डिंग सिट्रा आपको क्या लेना है, सेक्शन लेना है, डेप्थ लेनी है, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो
उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है द सैम्पलर इज पेनिट्रेटेड एट द बॉटम ऑफ द बोरहोल ऑफ द डायनामिक मैकेनिकल। तो अपना जो बोरहोल प्रिपेयर है तो इसमें हम क्या रखते हैं, सैम्पलर, और ऊपर हैमर से इसको मैकेनिकली प्रेस करते हैं, ठीक है ना। द वेट ऑफ द हैमर एंड द हाइट ऑफ द हैमर फॉर फ्री फॉल, तो जिसका वेट होगा हैमर का इतना होगा, और राइज कितना करेंगे हैमर को 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। स्प्लिट स्पून मैंने आपको बताया, जो ये सैम्पलर हैं ये हम यूज़ करते हैं इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि इफ द स्प्लिट स्पून सैम्पलर, सपोज आपके पास एक ऐसा स्ट्रा है जो इतना लूज़ है कि आपने जैसे सैम्पलर इस पर रखा तो ये खुद ब खुद अपने सेल्फ वेट के साथ पूरा का पूरा पेनिट्रेट होगा, विदाउट कि हमने हैमर के बिना ही ये पूरा पेनिट्रेट हुआ। तो उस टाइम में आपका जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। दिस टेस्ट इज प्रिपेयर्ड इन द 3 स्टेज, हमने बोला था कि 3 लेयर यहाँ पे की ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द ब्लाउज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट 150 पेनिट्रेशन ऑफ द सैम्पलर आर इग्नोर्ड फॉर द सीटिंग ड्राइव। तो मैंने आपको बोला कि 3 जो है अपने 3 सेक्शन लेने हैं, और पहले सेक्शन को हमको काउंट नहीं करना है क्योंकि हमने उसमें पानी डाला है, तो उसकी वजह से कुछ सॉफ्ट होगा तो अपना जो वैल्यू है एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए हमें जो लास्ट के 2 सेक्शन है वही को काउंट करने हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द ब्लाउज रिक्वायर्ड इन द लास्ट 300 mm 150 दैट इज 2 stages penetration of the sampler is given as the penetration test value और PTS नंबर। तो क्या है कि लास्ट के जो 2 हैं उसका एवरेज लेके कितना ब्लाउज लगेगा हमें 150 को पास करने में, फिर और 150 को, तो ब्लाउज जो है उसका एवरेज लेके हमें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन जो है नंबर मिल जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ये वही पॉइंट है कि अगर खुद ब खुद वो सिंक हो जाएगा सैम्पलर, तो उसमें उस केस में क्या है, जो हमारा सैम्पलर है उसका वैल्यू जो SPT नंबर है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द SPT फ्रॉम द फील्ड रिक्वायर्ड सम करेक्शंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आप गौर से समझिएगा, ठीक है ना। सपोज ये मेरा बोर होल है तो इसकी डेप्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये आप समझिएगा इस चीज़ को, इसकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे लेटरल प्रेशर एग्जिट होगा, ठीक है ना। तो लेटरल प्रेशर एग्जिट होने के साथ साथ आप देखिए जो मेरा सैम्पलर है तो उस पर भी प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो ये इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से जो हैमर है नंबर ऑफ ब्लाउज मुझे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो यहाँ पे जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतने मुझे नंबर ऑफ बोर्स ज़्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ ब्लाउज ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव लेटरल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आई कि जितना डेप्थ कम होगा उतना इफेक्टिव जो है इफेक्टिव प्रेशर जो है कम होगा, और उतना मुझे नंबर ऑफ ब्लाउज भी कम लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा डेप्थ होगी तो उस पर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ब्लाउज ज़्यादा लग रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर एट लेस डेप्थ, ठीक है ना, सपोज मेरी शैलो फाउंडेशन है तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मुझे एट दैट टाइम मुझे करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो करेक्शन, एक तो ये चीज़ है करेक्शन फैक्टर। सेकंड चीज़ आप समझिएगा कि सपोज सेकंड चीज़ आप समझिएगा कि सपोज़ यहाँ पे मुझे वाटर आया है और यहाँ पे मेरा सैम्पलर है, तो वाटर आने के साथ साथ आप देख सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे वाटर मिल जाएगा तो वाटर एक बायांसी फोर्स, हमें पता है कि वाटर एक बायांसी फोर्स अप्लाई करता है, तो जैसे जैसे सैम्पलर नीचे आएगा तो बायांसी यहाँ पे वाटर जो है वो इसको फोर्स ऊपर की तरफ से एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो उसको फोर्स भी ऊपर की तरफ से जो है एक्ट करेगी, तो इन डेट केस की मुझे वहाँ पे भी करेक्शन फैक्टर एक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्शन फैक्टर जो है 2 तरीके से अपना होता है, वो हम देख लेंगे आगे। एक तो डेप्थ जिसको हम ओवरबर्डन फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना,
डेप्थ की वजह से, और दूसरा जो है अपना वाटर की वजह से फैक्टर करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला जो है ओवरबर्डन करेक्शन और सेकंड जो है वाटर टेबल करेक्शन। पहले हम ओवरबर्डन करेक्शन को देखते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द लेस डेप्थ, तो मैंने आपको बोला कि अगर ज़्यादा डेप्थ होगी तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कम डेप्थ होगी तो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। दिस करेक्शन इज़ मेनली रिक्वायर्ड इन द कोहेसिलियस सॉइल और ग्रेनुलर, जब हमारी कोहेसिलियस या ग्रेनुलर सॉइल है तब इसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन द इंक्रीजिंग डेप्थ इफेक्टिव ओवरबर्डिंग प्रेशर कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीजेज। मैंने आपको बताया कि जितनी डेप्थ होगी उतना जो है आपको ओवरबर्डिंग प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ड्यू टू हायर कन्फर्मिंग प्रेशर एट द लार्जर डेप्थ एसपीटी नंबर इज़ ओवर एस्टिमेटेड। तो मैंने आपको बोला था कि जो वो ज़्यादा सैम्पलर पे प्रेशर जो है एक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या है नंबर ऑफ ब्लाउज अपने ज़्यादा लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने आपको एक्चुअली में ब्लाउज चाहिए था तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। बट व्हेन द कन्फर्मिंग प्रेशर इज़ लेस इन लूज सॉइल और एट द स्मॉलर डेप्थ देन एसपीटी नंबर इज़ अंडर एस्टिमेटेड। ओवर एस्टिमेटेड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम जब ब्लाउज आएगी तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हमें उस टाइम क्या है करेक्शन को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्रेटर डेप्थ हैं और यहाँ पे एक लेस डेप्थ हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैम्पलर अपना है, ये सैम्पलर है, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, तो मोर कन्फाइनमेंट प्रेशर एट ग्रेटर डेप्थ, तो नो नीड ऑफ करेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवर एस्टिमेट होता है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर एट द स्मॉलर डेप्थ हैं तो लेस कन्फर्मिंग प्रेशर लेस डेप्थ अंडर एस्टिमेटेड, यहाँ पे हमें नीड्स करेक्शन, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन फैक्टर सपोज हमें N1 नंबर ऑफ ब्लाउज एक्चुअल में निकालना है, ठीक है ना। इन केस ऑफ ओवरबर्डन प्रोग्राम में तो ये तो N1 है कि कितने हमें ब्लाउज लगे इन द फील्ड। तो 350 डिवाइडेड बाई 70 प्लस सिग्मा डैश। तो यहाँ पे N1 करेक्टेड वैल्यू आफ्टर ओवरबर्डन, एक्चुअल नंबर ऑफ ब्लाउज हमें जो फील्ड में है वो N0 लगी, और जो हम करेक्शन के बाद जो वैल्यू हमें निकालेंगे हैं वो है N1, ठीक है ना। तो 360 ये तो 350 ये तो नंबर है, तो ये हम देखेंगे कि सिग्मा डैश क्या है। ओवरबर्डन प्रेशर एट द टेस्ट डेप्थ, जितनी आपको डेप्थ मिलेंगी, सपोज आपने इंजीनियरिंग फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा अगर मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि कितनी डेप्थ हैं Z हैं, तो इसका यूनिट वेट, ठीक है ना, Z इंटू यूनिट वेट हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, वो ही स्ट्रेस है, ठीक है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस हमको जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा डैश शुड नॉट बी ग्रेटर देन 280 किलोमीटर पर मीटर। क्यों? क्योंकि फॉर सिग्मा डैश इज़ ग्रेटर देन 280 किलोमीटर पर मीटर दिस करेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश 280 से ज़्यादा आएगा तो हमें ये करेक्शन यूज़ नहीं करना है, तब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका सिग्मा डैश 300 है, मतलब 280 से ज़्यादा है, तो क्या होगा N1 इज इक्वल टू N0 350 प्लस 70 प्लस 300। तो N1 जो होगा वो होगा 0.94 N0, दैट इज़ अपना N1 जो है N0 से कम है। तो हमें तो N1 को बढ़ाना है ना, लेकिन अगर यहाँ पे तो N0 जो है N1 जो है वो कम आया तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपने को N1 बढ़ाना है, नंबर ऑफ़ ब्लाउज बढ़ाना है। तो उस रिगार्डिंग में हमें क्या देखना है कि 280 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिग्मा डैश 280 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो अपना जो N1 है उसका वैल्यू कम ही होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें N1 की नंबर ऑफ़ ब्लाउज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद वाटर टेबल करेक्शन है, ठीक है। तो वाटर टेबल करेक्शन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थ्योरी दी है, ठीक है ना, कि वाटर प्रेशर उसमें क्या है वो बायंसी फोर्स सैम्पलर पर इंक्रीज़ करते हैं, उसमें अपना क्या होता है तो करेक्शन फैक्टर यहाँ पे जो है हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे फार्मूला की करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम फिर से आपको दिखाई देगी
कि ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये बोर होल है, यहाँ पे एक सैम्पलर है। तो यहाँ पे जैसे मैं नंबर ऑफ इसको ब्लाउज दूंगा, अगर मुझे वाटर सैंपल होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर होगा यहाँ पे, तो वो एक बयासी फोर्स इसको वाटर पोर प्रेशर अप्लाई करके ऊपर की तरफ से इसको करेगा। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लाउज हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस को करेक्शन हमें इस तरीके से लगाना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ब्लाउज को यहाँ पर डिक्रीज़ करना है। ओवरबर्डन में नंबर ऑफ ब्लाउज को इंक्रीज़ करना है, वाटर की केस में नंबर ऑफ ब्लाउज को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि वाटर ऊपर की तरफ से प्रेशर लगा रहा है, तो अपना जो है नंबर ऑफ ब्लाउज वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमें नंबर ऑफ ब्लाउज को डिक्रीज़ करके करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। थ्योरी आप देख सकते हैं, ठीक है। This correction shall be applied when water table is at or above the test level। जैसे आपको यहाँ पे सैम्पलर है, या तो इसके बेस में होना चाहिए या इसको अबव होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे सैम्पलर यहाँ है और वाटर टेबल कुछ यहाँ से है, ठीक है, तो इन दिस केस मुझे यहाँ पे करेक्शन फैक्टर को अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N2 मतलब जो नंबर ऑफ ब्लाउज मुझे मिल जाएंगे, और N1 क्या है, N1 वो है जो अपना ओवरबर्डन में आपको N1 मिल रहा है, ठीक है ना। वो N1 यहाँ पे पुट करके आपको एक्चुअल में नंबर ऑफ ब्लाउज कितने लग रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। या ऑलवेज N1 इज़ ग्रेटर देन 15, क्योंकि 15 है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 तो 0 आ जाएगा, तो N2 15, तो उस केस में हमें यूज़ नहीं करना। तो N1 हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ठीक है। N2 is equal to final corrected value after water table correction, N1 is equal to corrected value after overburden correction। If N1 is less than 15 then this correction is not required, ठीक है ना। नोट यहाँ पे है, वाटर टेबल करेक्शन इज़ ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर ओवरबर्डन कनेक्शन। तो पहले आपको ओवरबर्डन कनेक्शन यूज़ करना है, उसके बाद आपको वाटर टेबल करेक्शन यूज़ करना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। This standard penetration test is suitable for the dense sand because in loose or fine sand and the slip in water pressure resistance is developed। तो जितना आपको पोरस सॉइल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उस केस में हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, ठीक है। It is not generally suitable for the clay soil, clay soil के लिए ये जनरली यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो आगे चलते ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे आप समझिएगा कि मैंने 3 लेयर लिए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो मेरा जो नंबर ऑफ ब्लाउज N1 NB NC और ND मुझे मिला है, ठीक है ना। तो इसका एवरेज कैसे निकालूंगा, मेरे नंबर ऑफ ब्लाउज N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 NA प्लस NB NC ND डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। और यहाँ पे आप चीज़ एक समझिएगा, और यहाँ पे दिखा है तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे N1 सपोज मेरा 30, NB 32, NC 32, ND 37, तो एवरेज में निकालूंगा 40 प्लस 25, तो अन एस्टिमेटेड, ठीक है ना। तो ये आपने कितना आया 40। अब 40 को आप मल्टीप्लाई आपको करना है 1.5 से, तो 60 आया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एवरेज कितना आया है 60। अब ये 60 है ना, ये जितने भी अपने नंबर ऑफ ब्लाउज आए हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट लेयर्स, वो इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए अपना 60 आए हैं, लेकिन अगर आप N से कि ये 62 है, तो हम इसको रिजेक्ट करके फिर से नए एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। NC इज इक्वल टू 60 विच इज़ ग्रेटर देन NC इज इक्वल टू 62 विच इज़ ग्रेटर देन 60, देयरफॉर NC इज रॉन्ग। तो NC हमें कैलकुलेट नहीं करना है, देयरफॉर इग्नोर द वैल्यू ऑफ NC। तो हमें फिर से नया एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, तो हमें फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा NC को रिजेक्ट करके। तो N एवरेज इज इक्वल टू 30 प्लस 32 प्लस 37 डिवाइड बाई 3, तो N की वैल्यू हमें 33 आ गई है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो आपको एवरेज मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, और वो जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल जो है अपना नंबर ऑफ ब्लाउज आया है उनसे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई उससे ज़्यादा होगा तो उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिया है कुछ एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट रिलेटेड क्विक एंड सिंपल टू परफॉर्म, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर वाइडली अवेलेबल,
able to penetrate dense and stiff layer, result reflect soil density, fabric stress behavior, ठीक ना। प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ द बोरहोल हमें प्रिपेयर करना की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ हॉट स्ट्राई इज एनकाउंटर्ड इट इज़ देन डिफिकल्ट टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स। टेस्ट प्रोसीजर रिक्वायर्ड हैवी इक्विपमेंट, नीड करेक्शन, अप्लाई करेक्शन, ठीक है ना। तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो था और कीट की लेवल का टॉपिक मैंने आप डिलीवर किया। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर को ज़रूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसकी PDF मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।